एक देश मर रहा है, उसको तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। अगर मैं ऐसा कहूं तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन अमेरिका के पड़ोस में ये खुलेआम हो रहा है और दुनिया के बाकी देश चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ये कहानी क्यूबा की है, जो पिछले 3 महीनों से एनर्जी ब्लॉकेट से जूझ रहा है। वहां तेल या गैस पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। क्यूबा को सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला से मिलता था, लेकिन जनवरी में वहां तख्ता पलट हो गया। अमेरिका ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप कर लिया। नई सरकार ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया। उसके कहने पर वेनेजुएला ने क्यूबा को ऑयल सप्लाई रोक दी। क्यूबा का एक बड़ा सप्लायर था मैक्सिको। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। इससे डरकर मैक्सिको ने भी सप्लाई बंद कर दी। फिर रूसी जहाज तेल लेकर आया, लेकिन उसको क्यूबा तक पहुंचने नहीं दिया गया। अमेरिका तेल के हर सोर्स को रोक रहा है। इसके चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। क्यूबा में हर दूसरे दिन ब्लैकआउट हो रहा है। बिजली किल्लत का सबसे ज्यादा असर हॉस्पिटल्स पर दिख रहा है। नवजात बच्चों और इमरजेंसी वाले मरीजों को बचाना मुश्किल हो गया है। ऐसे तमाम रील्स आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पर। इसके अलावा लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं है। दुकानों में जरूरत की चीजें खत्म हो गई हैं और देश भर में कचरे का ढेर पसरा हुआ है। अमेरिका की नाकाबंदी ने क्यूबा को घुटनों पर ला दिया है। वो पिछले 65 वर्षों से ये कोशिश कर रहा था। इसलिए नहीं कि क्यूबा न्यूक्लियर हथियार बना रहा है या वो किसी प्रॉक्सी ग्रुप को सपोर्ट करता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका को क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पसंद नहीं है। इसी नफरत में उसने लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी है। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। न्यूज पिंच पर आपका स्वागत है। आज क्यूबा की पूरी कहानी। सबसे पहले क्यूबा की लोकेशन समझिए। ये कैरेबियन सागर है, अमेरिका के साउथ में पड़ता है। इसी समंदर में क्यूबा बसा है। क्यूबा पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। ये देश 4000 से ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है, लेकिन मैक्सिमम आबादी सबसे बड़े द्वीप पर रहती है। सभी द्वीपों को मिला दिया जाए तो क्यूबा का एरिया बिहार जितना है। क्यूबा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इस नक्शे से आपको पता चल जाएगा। क्यूबा और अमेरिका एकदम आमने सामने है। दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। अमेरिका का फ्लोरिडा स्टेट उसके सबसे नजदीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने अपना प्रभाव पूरी दुनिया में फैलाया। उसकी चुनौती सोवियत संघ के कम्युनिज्म से थी। उसने दुनिया भर में कम्युनिज्म के खिलाफ जंग छेड़ दी। जहां कहीं कम्युनिज्म का असर दिखता, वहां अमेरिका पूरी ताकत से सरकार गिराने में लग जाता था। इतने पड़ोस में तो वो क्या ही बर्दाश्त करता। क्यूबा में क्या दिक्कत हुई और क्यों हुई, अब ये समझते हैं। ये समझने के लिए हमें इतिहास में चलना होगा। क्यूबा में कदम रखने वाला पहला यूरोपियन क्रिस्टोफर कोलंबस था। वो इटली का नागरिक था, लेकिन उसके समुद्री कैंपेन का खर्चा स्पेन ने उठाया था। अक्टूबर 1492 में वो क्यूबा पहुंचा था। उसने वहां स्पेन का झंडा लगा दिया। कोलंबस कुछ दिनों बाद अमेरिका भी पहुंचा। वो जमीन भी उसने स्पेन के नाम लिखवा ली। बाद के दिनों में यूरोप के और भी देशों ने दस्तक दी। उन्होंने अमेरिका को तो आपस में बांट लिया, लेकिन क्यूबा पर पूरी तरीके से स्पेन का कब्जा था। फिर 1776 में अमेरिका तो आजाद हो गया, मगर क्यूबा स्पेन की कॉलोनी बना रहा। यह सिलसिला 19वीं सदी के अंत तक चला। तब तक अमेरिका काफी बड़ा हो चुका था, उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। उसकी तुलना में स्पेन कमजोर पड़ने लगा था। फिर 1895 में क्यूबा में विद्रोह शुरू हो गया। स्पेन ने इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन विद्रोहियों को एक मदद मिल गई। वे अपनी कहानियां और तस्वीरें अमेरिकी अखबारों को भेजने लगे। अमेरिका का प्रेस स्पेन के खिलाफ था। उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। वे बढ़ा चढ़ाकर खबरें छापने लगे। अमेरिकी अखबारों ने स्पेनिश जनरलों को कसाई तक लिखा। इसका असर आम लोगों पर हुआ। वे स्पेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इसके चलते सरकार को झुकना पड़ा। फिर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति विलियम मैकेंजी ने स्पेन को धमकी दी, क्यूबा को आजाद करो वरना हम विद्रोहियों को हथियार भेजना शुरू कर दें। लेकिन स्पेन के लिए क्यूबा छोड़ना आसान नहीं था। क्यूबा उसकी सबसे कीमती कॉलोनी थी। वहां वो बरसों से गन्ने की खेती करवा रहा था। उन दिनों चीनी का रुतबा गोल्ड के बराबर था। उस धंधे में बेशुमार पैसा था। क्यूबा छोड़ने पर पूरा खजाना उसके हाथ से निकल सकता था। स्पेन के अखबारों ने अमेरिका की जमकर आलोचना की। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर जनवरी 1898 में अमेरिका ने अपना जंगी जहाज यूएसएस मेन क्यूबा के पास भेज दिया। उनका काम क्यूबा के हालात पर नजर बनाकर रखना था। सैनिकों को आदेश था कि जब तक हमारे इंटरेस्ट पर खतरा ना हो तब तक लड़ाई में नहीं कूदना है। लेकिन 15 फरवरी 1898 की तारीख को कहानी पलट गई। रात के 9:40 पर जहाज में जोर का धमाका हुआ। इसमें 261 अमेरिकी सैनिक मारे गए। धमाके की असली वजह कभी पता नहीं चली, मगर अमेरिका में अखबारों ने छापा कि हमला स्पेन ने किया है। उन्होंने स्पेन के खिलाफ सेना उतारने के लिए उकसाया। इससे आम लोग गुस्सा हो गए।
वे बदला मांगने लगे। फिर अप्रैल 1898 में अमेरिका ने जंग का ऐलान कर दिया। स्पेन इस लड़ाई में टिक नहीं पाया, उसको क्यूबा छोड़ना पड़ा। मगर क्यूबा के लिए आज़ादी अभी भी दूर थी। स्पेन के जाते ही अमेरिका ने उसको अपनी कॉलोनी बना लिया। 1901 में अमेरिका ने अपने सैनिकों को बाहर निकालने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ शर्तें रख दी, जैसे क्यूबा में अमेरिका की संपत्तियों की सुरक्षा की जाएगी, अमेरिका जब चाहे तब क्यूबा में सेना भेज सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने क्यूबा में मिलिट्री बेस बनाने के लिए काफ़ी ज़मीन भी हथिया ली। इसमें से एक ग्वांतनामो बे भी था। ये आज भी अमेरिका कंट्रोल में है। वॉर ऑन टेरर में अमेरिका ने यहीं पर संदिग्ध आरोपियों को टॉर्चर किया था। बहरहाल क्यूबा में अधिकतर लोग नए कब्जे के खिलाफ थे, मगर उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इस तरह मई 1902 में क्यूबा को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उस पर अमेरिका का साया मंडराता रहा। क्यूबा में अमेरिका का एक और बड़ा लालच था, वहां की शुगर इंडस्ट्री। क्यूबा के निर्यात का 80% हिस्सा चीनी था, उसमें से अधिकतर निर्यात अमेरिका पहुंचता था। अमेरिका ने क्यूबा के साथ जो समझौता किया था उसमें चीनी का कोटा भी तय हुआ था। समझौते में था कि क्यूबा हर साल फिक्स्ड अमाउंट में चीनी अमेरिका को भेजता रहेगा। इसने क्यूबा को सिक्योरिटी तो दी, मगर इस चक्कर में उसका फोकस गन्ने पर शिफ्ट हो गया। फिर आया 1906 का साल। अमेरिका ने क्यूबा में अराजकता का बहाना बनाया और सेना भेजकर कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। असल में उसको अपने बिजनेस इंटरेस्ट बचाने थे। वो क्यूबा की शुगर इंडस्ट्री को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। इसने अमेरिकी कंपनियों के लिए कमाई का नया दरवाजा खोल दिया। इनमें से एक कंपनी थी यूनाइटेड फ्रूट। ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका में केले के व्यापार के लिए जानी जाती थी। उस दौर में केला एक लग्जरी प्रोडक्ट था। केले के ट्रेड पर कंट्रोल रखने के लिए यूनाइटेड फ्रूट ने कई देशों में तख्ता पलट करवाया था। ऐसे देशों के लिए एक टर्म का इजाद हुआ, बनाना रिपब्लिक। इसी यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने क्यूबा में चीनी उद्योग में हाथ आजमाया। कई प्रांतों की सरकारें उसकी मुट्ठी में थी। ये कंट्रोल 1909 में अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद भी बना रहा। फिर 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। जंग के चलते सप्लाई रूट्स प्रभावित हुए। बाकी जगहों से चीनी की सप्लाई ठप पड़ गई। इसमें क्यूबा को मौका दिखा। वहां लड़ाई का असर नहीं था। उसने पूरा फोकस चीनी पर लगा दिया। गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए दूसरी फसलों को खत्म किया गया। नई फैक्ट्रियां लगाई गईं। जंग के दौरान चीनी की कीमत 7 गुना तक बढ़ चुकी थी। उसको जबरदस्त फायदा मिला। उस समय क्यूबा को दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाने लगा था, मगर जंग खत्म होते ही वो अर्श से फर्श पर आ गए। सप्लाई लाइन खुल चुकी थी। बाकी देश भी चीनी की सप्लाई कर रहे थे। फिर कीमत अचानक घटने लगी। क्यूबा की इकॉनमी को बड़ा झटका लगा। वो इससे कभी उबर नहीं पाया, लेकिन अमेरिकी कंपनियों ने इसमें भी फायदा कमाया। उन्होंने सस्ते दामों में शुगर प्लांटेशन और फैक्ट्रियां खरीद ली। अमेरिकी बैंकों ने कर्ज देकर सिस्टम को कंट्रोल किया। पूरी मेहनत क्यूबा के लोग करते थे, लेकिन दाम, क्रेडिट और ट्रेड एक्सेस अमेरिका तय करता था। कहाँ कितनी चीनी जाएगी और कितने पैसे में बिकेगी, ये सब अमेरिका के एंड से डिसाइड हो रहा था। फिर 1929 में आर्थिक मंदी आई। चीनी के दाम दोबारा क्रैश कर गए। क्यूबा का मेन एक्सपोर्ट चीनी ही था। उसकी कमाई अचानक फिर से घट गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गरीबी बढ़ने लगी। इसके चलते सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। हर तरफ अराजकता फैल रही थी। 1933 में एक फौजी अफसर ने मौका देकर तख्ता पलट कर दिया। उसको बैकडोर से अमेरिका का सपोर्ट था। उस अफसर का नाम था फुनजेसियो बटिस्टा। बटिस्टा खुद राष्ट्रपति नहीं बना, वो कमेटी में रहकर सरकार को कंट्रोल करने लगा। इस रोल में उसने अमेरिका के प्रॉक्सी की तरह काम किया। अमेरिका का कल्चर, अमेरिका की कंपनी, अमेरिका का कर्जा, अमेरिका के हथियार, क्यूबा इनडायरेक्टली अमेरिका की कॉलोनी बन चुका था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम उसने राष्ट्रपति की कुर्सी अपने पास रख ली। 1944 में उसका टर्म पूरा हो गया। तब तक उसका पॉलिटिकल सपोर्ट काफी घट गया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार और दमन के आरोप लग रहे थे। 1944 के चुनाव में उसका कैंडिडेट बुरी तरीके से हार गया। बटिस्टा को लगा कि अब क्यूबा में दाल नहीं गलेगी, तब वो अमेरिका चला गया। हालांकि उसने वापस लौटने का इरादा नहीं छोड़ा था। बटिस्टा के जाने के बाद भी क्यूबा की हालत नहीं सुधरी। करप्शन बदस्तूर जारी रहा। इकॉनमी की हालत खराब हुई। सड़कों से सरकार का कंट्रोल कम हो गया था। अपराध बढ़ रहे थे। ऐसे में बटिस्टा को मौका फिर से देखा। मार्च 1952 में उसने मिलिट्री के सपोर्ट से दोबारा सत्ता हथिया ली। अमेरिका ने उसको तुरंत मान्यता दे दी। इस बार बटिस्टा ज्यादा खूंखार बनकर आया था। उसने चुनाव रद्द करवा दिए, संविधान को भंग कर दिया और विरोधियों को चुन चुन कर निपटाने लगा। उसके दूसरे टर्म में करप्शन अपने चरम पर पहुंच गया। आम जनता हमेशा की तरह हाशिए पर थी। जिस वक्त बटिस्टा पावर में लौटा, उसी साल 22 साल का एक नौजवान हवारा यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई शुरू कर रहा था। उसका नाम फिदेल कास्ट्रो था।
कास्त्रो के पिता स्पेन से आकर बसे थे। उन्होंने गन्ने की खेती में खूब पैसा कमाया था। उनकी गिनती क्यूबा के सबसे रसूखदार लोगों में होती थी। फिदेल को कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन सरकार का अत्याचार और आम लोगों की हालत देखकर उनके अंदर बेचैनी रहती थी। वो बटिस्टा सरकार के खिलाफ हो गए। पहले तो उन्होंने लीगल रास्ता लेने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तब उन्होंने हथियार उठाने का फैसला किया। 1956 में कास्त्रो ने अपने साथियों के साथ मिलकर गुरिल्ला वॉर शुरू किया। उन्हें आम लोगों का सपोर्ट भी मिला। बटिस्टा ने विद्रोह को दबाने के लिए गांव के गांव जला दिए, बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मारा। उनको लगा कि इससे विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बैकफायर कर गया। उसके खिलाफ हर धड़े के लोग खड़े होने लगे। मिलिट्री ने भी अपना सपोर्ट हटा लिया। आखिरकार 1 जनवरी 1959 को बटिस्टा देश छोड़कर भाग गया। उसको डोमिनियन रिपब्लिक में शरण मिली। बटिस्टा के जाते ही फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा पर शासन शुरू किया। कास्त्रो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, फिर भी अमेरिका ने उनकी सरकार को मान्यता दे दी। अप्रैल 1959 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने उनसे मुलाकात की। उनके बीच कई मुद्दों पर बात बन रही थी, लेकिन कास्त्रो को अमेरिका का कंट्रोल पसंद नहीं था। वो अपने हिसाब से क्यूबा को चलाना चाहते थे। जो भी संपत्तियां अमेरिकन लोगों और कंपनियों के पास थी, उन्हें कास्त्रो ने नेशनलाइज कर दिया। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लागू किए। जो बड़े स्टेट थे, उनकी जमीनों को लोगों में बांटा गया। रिफाइनरीज, बैंक्स, शुगर मिल आदि को भी नेशनलाइज कर दिया गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ था। उसने कास्त्रो को झुकाने के लिए क्यूबा पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने अपने मार्केट का एक्सेस भी रोक दिया। तब कास्त्रो सोवियत संघ की तरफ चले गए। यह अमेरिका के लिए तिहरा झटका था। एक तो उसके बिजनेस इंटरेस्ट डूब गए थे, दूसरा उसका पसंदीदा तानाशाह जा चुका था, और तीसरा उसके पड़ोस में सोवियत संघ के आने की दस्तक सुनाई दे रही थी। अमेरिका इससे काफी परेशान था। फिर उसने CIA को काम पर लगाया। CIA ने क्यूबा से भागे लोगों को ट्रेन किया और उन्हें तख्ता पलट के लिए तैयार करने लगा। प्लान था कि पहले US एयरफोर्स हवाई हमला करेगी, फिर ये लोग क्यूबा में घुसकर हमला करेंगे और लोकल्स की मदद से कास्त्रो की सरकार को गिरा देंगे। जहां तक जरूरत होगी ऊपर से अमेरिका सपोर्ट देता रहेगा। 15 अप्रैल 1961 को US एयरफोर्स के 8 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इन प्लेन्स को क्यूबा में बम गिराना था, मगर वे निशाना चूक गए। अमेरिका ने इन प्लेन्स को क्यूबन एयरफोर्स के कलर से पेंट किया था। जब इसकी तस्वीरें बाहर आईं, अमेरिका की खूब थू-थू हुई। उसने दूसरे एयर अटैक का प्लान कैंसिल कर दिया। उधर विद्रोहियों को नाव में बिठाकर क्यूबा के तट पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन तब तक कास्त्रो ने तैयारी कर ली थी। उनकी जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा विद्रोही मारे गए। कुछ समंदर के रास्ते भाग गए। करीब 1100 लोगों को अरेस्ट किया गया। उन्हें छुड़ाने के लिए अमेरिका को समझौता करना पड़ा। बदले में अमेरिका को 5 करोड़ से ऊपर की दवाएं और बेबी फूड्स देने पड़े। यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसको अपने पड़ोस में अपमान झेलना पड़ा था। वो पूरे जी जान से कास्त्रो को हटाने की कोशिश में जुट गया। CIA ने क्यूबा के अंदर हमले करवाए। कास्त्रो और दूसरे नेताओं की हत्या की साजिश रची गई। क्यूबा पर दूसरे बड़े हमले का खतरा भी मंडरा रहा था। इस थ्रेट को कास्त्रो ने अपनी ताकत बनाया और उन्होंने क्यूबा को सोशलिस्ट स्टेट घोषित कर दिया। वो पूरी तरीके से सोवियत संघ के पाले में चले गए। सोवियत संघ को अमेरिका के पड़ोस में एक भरोसेमंद पार्टनर मिल चुका था। उसने इसका इस्तेमाल अमेरिका को बैकफुट पर डालने में किया। फिर अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी। जब अमेरिका को इसका पता चला, उसके होश उड़ गए। उसकी राजधानी और कई दूसरे बड़े शहर इन मिसाइलों की रेंज में थे। कोल्ड वॉर का खतरा उसके घर में था। अमेरिका क्यूबा में अटैक करने की तैयारी करने लगा। अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता था। आखिर में बातचीत से खतरा टाला गया। बदले में अमेरिका को तुर्की से अपनी मिसाइलें हटानी पड़ी और उसने वादा किया कि वो क्यूबा में दोबारा हमला नहीं करेगा। जब तक कोल्ड वॉर चला, तब तक क्यूबा पूरी तरीके से सोवियत संघ पर निर्भर था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया। यहां से क्यूबा की हालत खराब होने लगी। इकॉनमी चौपट हो चुकी थी, लोगों के पास काम नहीं था और जरूरत की चीजें भी भारी किल्लत हो रही थी। इसके चलते पलायन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अमेरिका ने मौके का फायदा लेने के लिए प्रतिबंध और कड़े कर दिए। उसने दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी कंपनियों को भी क्यूबा से व्यापार करने से रोक दिया। 1995 में दूसरी विदेशी कंपनियों को भी डिस्करेज किया गया। अगर वे क्यूबा से ट्रेड करते तो उनको अमेरिका में काम करने में मुश्किल आ सकती थी। ये कड़ाई 2008 तक चलती रही। उसी साल कास्त्रो ने राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ दी। हालांकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी बने रहे। क्यूबा में सिंगल पार्टी रूल है। वहां पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी सबसे ताकतवर होते हैं। राष्ट्रपति की हैसियत दूसरे नंबर की है। 1959 की क्रांति के बाद कास्त्रो ने अलग अलग पदों पर काम किया और प्रधानमंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी। जिस भी पद पर कास्त्रो बैठे, वो पद अपने आप शक्तिशाली हो जाता था। खैर, जनवरी 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और उन्होंने क्यूबा से रिश्ता ठीक करने पर ध्यान दिया। 2015 में दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक संबंध कायम किए। दोनों ने एक दूसरे के यहां अपने दूतावास भी खोले। 2016 में ओबामा खुद क्यूबा के दौरे पर गए।
1928 के बाद पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति क्यूबा गया था। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। कार्यकाल खत्म होते होते ओबामा ने क्यूबा से ज्यादातर प्रतिबंध हटा दिए थे, लेकिन नवंबर 2016 में कहानी बदल गई। उस महीने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए, इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। ट्रंप की पॉलिसी ओबामा से एकदम उलट थी। उन्होंने एक एक कर ओबामा के फैसलों को पलट दिया। ट्रंप ने जाते जाते क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया। इसके चलते क्यूबा अलग थलग हो गया। बुनियादी चीजों की कमी हुई तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कई बार तो प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। अमेरिका ने इन प्रदर्शनकारियों को इनडायरेक्ट सपोर्ट किया। इसके चलते दोनों देशों में तनाव बढ़ने लगा। बाद के दिनों में बाइडेन सरकार ने थोड़ी ढील दी, लेकिन जब तक रिश्ते पटरी पर आते तब तक उनकी कुर्सी जा चुकी थी। जनवरी 2025 में ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने पहले टर्म वाली पॉलिसी को जारी रखा। उन्होंने मार्को रूबियो को विदेश मंत्री बनाया। रूबियो के माता पिता क्रांति के टाइम क्यूबा से अमेरिका गए थे। वे कास्त्रो के धुर विरोधी थे। उन्हें कास्त्रो के कारण देश छोड़ना पड़ा था। रूबियो ने इस आइडेंटिटी को अपनी पॉलिसी से जोड़ दिया। रिपोर्ट्स है कि उन्होंने ट्रंप को क्यूबा के खिलाफ टफ पोजीशन लेने के लिए तैयार किया। इस कड़ी में ट्रंप सरकार ने पहले वेनेजुएला को टारगेट किया। वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज की टाइम सोशलिस्ट सिस्टम शुरू हो गया था। ये काफी हद तक क्यूबा की तर्ज पर काम करता था। चावेज और कास्त्रो की अच्छी दोस्ती भी थी। चावेज ने मुश्किल वक्त में क्यूबा को तेल और दूसरी जरूरी चीजें देनी शुरू की। बदले में क्यूबा ने इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में मदद की। ये पॉलिसी निकोलस मादुरो की टाइम भी चलती रही, लेकिन जनवरी 2026 में अमेरिका ने मादुरो का अपहरण कर लिया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा गार्ड्स मारे गए थे। इसमें से 32 सैनिक क्यूबा के थे, यानी क्यूबा की पहुंच वेनेजुएला के राष्ट्रपति तक थी। लेकिन मादुरो के बाद ये रिश्ता टूट गया। नई सरकार अमेरिका के इशारों और रहमो करम पर चल रही है। उसने क्यूबा को तेल देना बंद कर दिया। फरवरी में हालात बिगड़ने लगे तो अमेरिका ने थोड़ी छूट दी, लेकिन ये नाकाफी है। तेल की कमी से आम लोगों का जीवन दुभर हो गया है। ट्रंप लंबे समय से क्यूबा में सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो ईरान वॉर में उलझे हुए हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें सेना उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यूबा अपने आप गिर जाएगा। मगर ये ट्रेंड बेहद खतरनाक है। ट्रंप ने रजीम चेंज को अपना पसंदीदा खेल बना लिया है। बहुत संभव है कि अगला नंबर क्यूबा का हो सकता है, लेकिन उनके खेल में आम लोगों को जो कीमत चुकानी पड़ रही है उसका हिसाब किसी के पास नहीं है। आप क्यूबा की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? इस पूरे वीडियो में जो हमने जानकारी बताई उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी हम जो भी दुनिया भर के ऐसे जटिल विषय होंगे उसको इसी तरीके से आसान भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। कैमरे के पीछे हमारे नए साथी अग्रिम हैं। शुक्रिया।